जय हिंद गाइज। देखिए, ये हमारा गोदान का सेकंड पार्ट चल रहा है और इससे पहले भी मैंने चैनल पे गोदान उपन्यास का जो संपूर्ण एक तरीके से कथाक्रम है उसको मैंने सुना दिया है। लेकिन वो तो सिर्फ आपने गोदान उपन्यास को एक तरीके से मैंने सिलसिलेवार उसका कथा वाचन किया है। जो उससे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हो सकती है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो विभिन्न आयाम होने चाहिए उपन्यास के, उसकी बात मैंने नहीं की थी। हालांकि मैंने वादा किया था हर एक के साथ में बनाऊंगी, तो वो चीज़ें मैं तब कंप्लीट नहीं कर पाई। इस समय वो श्रृंखला अब चल रहा है, आप कंटिन्यूअस इसके साथ अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी हेल्प ज़रूर करें, इस चैनल को आगे प्रमोट करें। देखिए, हमने सबसे पहले गोदान उपन्यास में हमने कहा कि गोदान उपन्यास पढ़ते ही आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि गोदान उपन्यास के माध्यम से कृषक जीवन की त्रासदी की कथा हमारे सामने रखी गई है। लेकिन सिर्फ ये इसका एक पक्ष है, क्योंकि इस कथा के इतर भी बहुत सारी कथाएं इसमें समानांतर प्रस्तुत की गई हैं जिन पे हमें सिलसिलेवार वार्ता करनी है। दूसरा मुद्दा ये है कि पहले तो हमने ये देखा कि गोदान में सबसे पहले होरी और गोबर के माध्यम से समाज में ये दिखाया गया कि होरी जो है, जो कि कृषक समाज का एक प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन भर अथक परिश्रम करता है, फिर भी जो उसको फल, मनोवांछित फल चाहिए था, वो कभी जीवन पर्यंत उसको नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ शहर में जाने के बाद भी गोबर भी जीवन भर कार्यरत रहता है, लेकिन वही है कि अंततः उसको भी सुकून की नींद वहाँ नहीं है। तो श्रम वहाँ भी है, श्रम शहर में भी है, गाँव में भी है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी स्थिति थी 1936 के दौर में कि उस समय का समाज जो था उसमें कौन खुश था? क्या असमानता की खाई उतनी ही ज़्यादा थी जो आज हमारी आर्थिक असमानता की रिपोर्ट में हमें दिखता है? तो पहले मुद्दे जो थे इसमें उस पर बात किया कि दोनों के बीच जो है पीढ़ी संघर्ष की टकराहट, यानी एक पहली पीढ़ी फिर आगामी पीढ़ी, तो आगामी या वर्तमान पीढ़ी उसकी पिछली पीढ़ी, तो टकराहट दिखा था, वैचारिक मतभेद दिखा था, एक क्रांति, एक सुसुप्त अवस्था की एक चेतना जो होती है उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं टकराहट दिखा था। लेकिन जब दूसरा मुद्दा हम आज पढ़ेंगे तो वो चीज़ है, हमें दो चीज़ यहाँ समझना है कि गोदान उपन्यास के समय का परिदृश्य क्या था। तो परिदृश्य था उस समय का, अगर देखा जाए तो सामंतवादी व्यवस्था जो थी, सामंतवादी व्यवस्था डूब रही थी और दूसरी तरफ उभरता हुआ पूंजीवाद था। ये कैसे पता चलेगा कि सामंतवाद ढह रहा था, पूंजीवाद उस समय निकल के उभर के आ रहा था? तो ये कई पंक्तियों के माध्यम से ये बातें समझ में आएंगी और इससे ये पता चलेगा सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है या पूंजीवादी। बिल्कुल सरल लहजे में हम समझा दें पहले, तो सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था हो गया जिसमें ज़्यादातर लोग जो है जात, बिरादरी, इन सभी चीज़ों को तवज्जो देते हैं। लेकिन वही पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें आर्थिक केंद्र यानी जो धन बाहुबल जो होता है वही केंद्र होता है, यानी जीवन के आधार के केंद्र में धन होता है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो एक बनी बनाई परिपाटी जो है सामंतवादी वो ढह रहे हैं और एक नई व्यवस्था उद्योगपति और कल कारखाने इनके विकास के साथ पूंजीवादी जो है बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच भी क्या गोदान की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया या आज की पीढ़ी में वो वाले किसान से वर्तमान किसान में कुछ बदलाव आया? इसको हमें फिर भी इग्नोर नहीं करना है, इसको तो देखते ही रहना है। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं उपन्यास गोदान 1936 के दौर की रचना है, जब भारतीय समाज एक जटिल तथा तीव्र संक्रमण से गुजर रहा था। एक और ग्रामीण जीवन में ढहता हुआ सामंतवाद था, उसका तत्व दिखाई दे रहा था, तो दूसरी ओर शहरी जीवन में जो पूंजीवाद या जो महाजनी सभ्यता है उसके सी संकेत जो थे वो उभरने लगे थे। एक तरीके से ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन तो है ही भारतीय समाज में, एक जहां ग्रामीण जीवन में ढहता हुआ सामंतवाद है तो दूसरी ओर शहरी जीवन में पूंजीवाद उभर रहा है। अब देखिए, ये दोनों के बीच में हमने कहा कि ये चल रहा है संक्रमण का दौर, और हमने कहा ये संक्रमण के दौर में एक उपन्यास को महाकाव्यात्मक रूप देने का मतलब है कि उस समय के तमाम विषयों को एक साथ एक ही उपन्यास में लाकर रख दिया गया है, जिससे ये हो कि अगर आपको तब का समाज देखना है तो आप गोदान उपन्यास में आप अच्छे से देख सकते हैं उस चीज़ को। अब इन दोनों की युगपत उपस्थिति कई बिंदुओं पर हमें दिखाई पड़ती है। अब एक एक करके यहाँ पे बताया गया है कि गोदान को हम कैसे कह सकते हैं कि कृषक जीवन की कथा है जहाँ सामंतवादी संरचना अभी तक बनी हुई थी। प्रेमचंद ये कैसे बताते हैं कि देखिए कैसे जकड़ी हुई थी सामंतवादी संरचना से पूरी समाज त्रस्त थी। वो इस प्रकार था कि अगर उस समय हम ये देखें कि होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी, जीवन के संघर्ष में सदैव उसकी हार हुई।
पर उसने फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। अब उसे ये धोखा भी नहीं रह गया था कि झूठी आशा की हरियाली और चमक अभी भी नजर आएगी। यानी एक आम किसान उस समय का ये कह रहा है कि हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं है, फिर भी हमें पता है कि ज़रूरी नहीं हरियाली और चमक हमारे सामने आएगी कि नहीं आएगी। सामंतवादी व्यवस्था जिस राजनीतिक संरचना पर ढर्रे पर उस समय टिकी थी, तो जमींदार वर्ग ही केंद्र में था। जब जमींदार वर्ग ही केंद्र में था तो प्रेमचंद ने राय साहब जो कि जमींदार थे, तो उनके माध्यम से कहलवाया है कि देखिए वो कैसे कह रहे हैं कि मेरी जो अभी जमींदारी व्यवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था, वो ढह रही है। एक तरफ कृषक, यानी कृषक का प्रतिनिधित्व करने वाला होरी कह रहा है मैंने जीवन अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, फिर भी मुझको उजाले की तलाश में भी अंधकार ही नज़र आ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ राय साहब जो अपनी बनी बनाई परिपाटी को ढहते हुए देख रहे हैं, उनके मुख से ये निकल रहा है कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, यानी सामंत वर्ग की हस्ती बहुत जल्दी मिट जाने वाली है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं राय साहब। तो ये जो ढहता हुआ सामंतवाद है, इसके बरक्स प्रेमचंद ने उभरते हुए पूंजीवाद का भी जिक्र इन शब्दों में किया है कि जो पूंजीवाद है वो अर्थव्यवस्था पूंजी के और मुनाफे के सिद्धांत पर टिका होता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो है, यानी जो पूंजीपति वाला जो अर्थव्यवस्था है, बिना मेहनत किए सिर्फ बुद्धि का खेल है। बुद्धि के खेल मानी पूंजीपति वर्ग को कैसे वो दिनों दिन अमीर बनाता है, मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया। तो यहाँ दो चीज़ें समझ में आती है, एक होता है मेहनत की दुनिया, एक होता है मुनाफे की दुनिया। अंतर विरोध उन्होंने ये अंतर विरोध कैसे दिखाया? उन्होंने मिस्टर खन्ना तथा कुछ अन्य चरित्रों के माध्यम से। अब देखिए, अगर आप उपन्यास अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आप चरित्रों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसमें कौन कौन से चरित्र हैं, जैसे खास तौर पे आप देखिए होरी और धनिया पति पत्नी हैं, किसान हैं। मालती मेहता का सुनेंगे, ज़्यादा जिक्र आएगा, वो शहर में है प्रतिनिधि। राय साहब जमींदार हैं उस समय के। ओंकार नाथ करके पत्रकार का नाम आएगा। तो ऐसे कुछ लोग आएंगे। अब यहाँ पे जैसे एक लोगों का नाम आया मिस्टर खन्ना, ये उद्योगपति टाइप में है और बहुत ही जल्दी ही अमीर हो गए हैं। तो यही कहा जा रहा है कि एक तरफ आप देखिए मेहनत की दुनिया होती है, एक तरफ मुनाफे की दुनिया होती है, और इसको हम चंद लाइनों में भी बताते हैं कि ये कैसे है। ये आप यहाँ से समझिए कि ये जो मिस्टर खन्ना है, जो उद्योगपति बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं है कि शुरुआत से बने हैं। ये अभी मुश्किल से इनको 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क हुआ करता था, वो केवल और केवल किन चीज़ों के माध्यम से, अपने आधे व्यवसाय के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, प्रतिभा से शहर में पूछता है खन्ना के संबंध में ऐसा कौन कहता है? राय साहब की सोच है। अब मिस्टर खन्ना राय साहब से कि यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं, मिस्टर खन्ना राय साहब से क्या कहते हैं? वही मिस्टर खन्ना जो अभी शहर में आए 10 साल भी नहीं हुआ, क्लर्क थे, क्लर्क से आज बहुत बड़े उद्योगपति हो गए हैं। आज ये जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं, इसी स्पेकुलेशन से बने हैं कि मिनटों में लाखों का वारा न्यारा कैसे हो जाता है। यानी लोगों को, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो बहुत जल्दी पता नहीं शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस में डूब जाएंगे, ये कुछ ऐसा ही चल रहा है स्पेकुलेशन। ये आकस्मिक घटना नहीं है। और अगर कह रहे हैं कि एक बार अगर आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले लें और पैसे लगा दें तो क्या मजाल कि आप ज़रूरी है कि गड्ढे में गिर जाएं, मतलब आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। साथ ही साथ मिस्टर खन्ना के अलावा भी एक व्यक्ति है, वो कैसे अमीर हो जाता है दिनों दिन, और भी चंद मिनटों में। ये मालती हैं। मालती जो है नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में भी दिखाई गई है। साथ ही साथ ये इनको तितली भी कहा गया है, शहर की तितली टाइप में। और इनके पिता जो है उनके बारे में ये कहा गया है कि यानी मालती के बाप जो है उन विचित्र जीवों में से एक थे जो केवल जबान की मदद से ही लाखों के वारे न्यारे कर देते थे। दूसरों शब्दों में एक तरीके से वो दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। सामंतवादी समाज में केंद्रीय महत्व जाति, बिरादरी और मर्जात का होता है, ना कि धन का। तो यही मैंने कहा कि जो सामंतवादी समाज है उसमें केंद्रीय महत्व जाति, बिरादरी और मर्जात का होता है, ना कि धन का होता है। इसके विपरीत जो पूंजीवादी जिस समाज में जन्म लेते हैं या देते हैं, उसमें धन का केंद्रीय महत्व होता है। होरी और मिस मालती के दो कथनों से ये बात क्लियर हो जाती है। होरी देखिए कहते हैं, देखिए होरी ये बात समझ भी रहा है, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर हो वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को तो छोड़ा नहीं जाता। खेती में जो मर्जाद है वो नौकरी में तो नहीं है। मालती का कथन इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने क्या है? हे है। अब इतने में मैंने आपको कम से कम 4-5 लोगों को पंक्तियाँ बता दी हैं
मिस्टर खन्ना और राय साहब के बारे में क्या क्या उन लोगों की बातचीत हुई है। मालती के पिता कैसे लाखों के वारे न्यारे चंद मिनटों में करते हैं। होरी जो दिन रात मेहनत करता है वो भी जानता है कि मुझे इससे विफलता ही हाथ लगी, कुछ हाथ नहीं लगा। और साथ ही साथ गोबर की भी बात आएगी अभी। और मालती भी कहती है कि जो नई सभ्यता है, इस सभ्यता में विद्या अगर है, आपके पास सेवा है और कुल अगर विद्या है और सेवा है, एजुकेशन है, सर्विस प्रोवाइड करने का पावर है आपको, आपकी हैसियत इतनी है कि आप उस कतार में खड़े हो सकते हैं जहाँ से एक तरीके से नियम बनाया जाए, देश को चलाया जाए। तो इसके सामने जाति धन जो कि सामंतवादी सोच है, तो जाति धन मर्जाद ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये पूंजीवादी वर्ग कह रहा है। पूंजीवादी वर्ग एक तरीके से समाजवादी वर्ग को ही दृष्टि से बता रहा कि आपकी जाति बिरादरी हमारे पैसे के सामने तुच्छ है, हम पैसे से इन सबको खरीद सकते हैं। लेकिन होरी की यथा स्थितिवादी मानसिकता ये कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि पैसा इतना भी बढ़कर हो जाए कि हम जात बिरादरी इन सबको दरकिनार कर दें। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, कुछ अन्य लक्षण हैं। जैसे प्रेमचंद ने इस नई सभ्यता के कुछ विशेष लक्षणों की तरफ ध्यान इंगित किया। उन्होंने दिखाया कि पूंजीवादी विकास लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को जन्म देता, किंतु वे इस बात को दिखाने से नहीं चूकते ही कि लोकतंत्र वस्तुतः धनतंत्र ही है। अब देखिए, पूंजीवादी विकास कह रहे हैं कि पूंजीवादी विकास जो है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को जन्म देता है, किंतु वे इस बात को दिखाने से भी नहीं कतराते कि जो हमारी डेमोक्रेसी है बेसिकली वो क्या है, एक तरीके से ये धन का तंत्र है, धन का जाल फैला हुआ है। मिर्ज़ा खुर्शीद कैसे इस बात को कहते हैं कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं है। ये मिर्ज़ा खुर्शीद कह रहे हैं। मतलब एक तरीके से धन बाहुबल तंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, चुनावी बॉन्ड के बारे में, चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, क्या चुनाव में पारदर्शिता बची है कि नहीं बची है। तो खुद 1936 के दौर में मिस्टर खुर्शीद ये बात कह रहे हैं कि जिसको हम डेमोक्रेसी, जनता का शासन करते हैं, रूल बाय पीपल, वो जो है बेसिकली वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारी जो खरीद सकते हैं नेताओं को, तो वही चीज़ है। चुनाव में वही बाजी आज के समय में मान लेगा जिसके पास रुपए। ये तब कहा गया, तो 1936 के दौर में ये कहा गया है। दूसरी चीज जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि छापाखाना और नगरीकरण के विकास के साथ जब पत्रकारिता का उदय होता है तो तत्कालीन पत्रकारिता जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष के समय स्वाधीनता के विचारों के वाहक होने का दावा करती है, किंतु प्रेमचंद दिखाते हैं कि पूंजी के सामने यानी पैसे के सामने उसने भी घुटने टेक दिए, वो कैसे बिकाऊ हो गई है। राय साहब द्वारा लालच दिए जाने पर जब ओंकारनाथ, यहाँ पे एक ओंकारनाथ करके पत्रकार रहते हैं उपन्यास में, जो पत्रकारिता तो बहुत ही निस्वार्थता से कर रहे थे शुरुआती दौर में, लेकिन जब उन्हें लगा कि उससे लगातार उनको लॉस हो रहा है और सामने वाले सब वारे न्यारे कर करके कैसे अमीर हो जा रहे हैं, तो फिर पत्रकारिता यहाँ भी बिकाऊ हो गई। यानी पत्रकारिता भी धन के सामने घुटने टेक दी। और इस तरीके से खुद ओंकारनाथ अपने को अब न्यायोचित यानी गलत होकर भी न्यायोचित कैसे ठहराते हैं, वो इन शब्दों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि मैंने भी सोचा था कि क्या एक इनके ठीक हो जाने से देश से अन्याय तो मिटा नहीं जाता, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूँ। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। तो इन्होंने भी अपनी बात को ये क्लियर कर दिया कि अगर मैं बदल जाऊँ और मैं कोशिश करूँ कि नहीं मैं पत्रकार हूँ, मैं सही सही लिखूँगा, सबकी समस्याओं का उजागर करूँगा, अरे जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं आएगा तो मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, ये चीज़ है। 1936 ईस्वी के शहरी भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों की अधिकार चेतना भी प्रबल हुई। तो देखिए उस समय अलग अलग पत्रकार महोदय की बातों को भी स्पष्ट दिखा दिया गया। मालती क्या धन तंत्र को लेके सोचती हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद कैसे कहते हैं कि लोकतंत्र को धन तंत्र से खरीदा जा सकता है। अब आगे है कि उस समय जब ये उपन्यास लिखा गया है, उस समय अगर देखा जाए तो शहरी भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों की अधिकार चेतना भी प्रबल हो उठी थी। ऐसे में जिसमें नारी वर्ग केंद्र में था, 1927 ईस्वी में नारी आंदोलन को पहला राष्ट्रीय मंच भी मिल चुका था। प्रेमचंद ने मिस मालती और उनकी सिस्टर थी सरोज, उनके चरित्रों के माध्यम से नारीवादी आंदोलन के शुरुआती दौर को भी यहाँ पे दिखाया है। तो एक तरीके से गोदान के लेखन का समय देश में किसान विद्रोह भी होने लगा था और दलित चेतना भी उभार पर थी। राम सेवक के कुछ कथनों के माध्यम से किसानों की उभरती हुई चेतना को तथा सिलिया के परिवार के आक्रोश के माध्यम से उभरती हुई दलित चेतना
तो इस समय जो है देश में नारीवादी आंदोलन के साथ साथ किसान विद्रोह के साथ ही साथ दलित चेतना के भी उभार देखने को मिल रहा था। तो किसान है, विद्रोह है, दलित है, एक तरीके से किसान, विद्रोह, दलित, ये सभी लोग चेतनाशील हो उठे और सामंत और पूंजीवाद का चित्र तो अपने आप में सिर्फ गोदान का उद्देश्य नहीं है खींचना। प्रेमचंद ग्रामीण संरचना में जो निहित एक समस्याएं थी, ग्रामीण संरचना में निहित शोषण और दमन को संपूर्णता में दिखाने के लिए शहर और महाजनी सभ्यता को लाते उनकी मर्मभेदी दृष्टि ने यह भी देखा कि दोनों व्यवस्थाएं वंचित वर्ग के शोषण और दमन पर टिकी हैं। जो हालात गांव में किसान की वही शहर में मजदूर की है, ये बहुत अच्छे से हम होरी और गोबर पिता पुत्र के माध्यम से देख सकते हैं। जितना संघर्षरत होरी गांव में रह के रहते हैं, उससे कम संघर्षरत गोबर नहीं है शहर में आके। ये है कि थोड़ा बेसिकली उससे पैसे अच्छे हैं, मिल जाते हैं, यहाँ जात बिरादरी के उतने ताने नहीं है जिससे वो जकड़ा हो, बस इतनी ही स्वतंत्रता है उसके जीवन में। बाकी सोशल सिक्योरिटी के नाम से, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे उसके पास फिर भी कुछ नहीं है। ये आज के समय में जैसे हम गिग वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं कि गिग इकॉनमी चल पड़ी हमारे देश में, और अनौपचारिक क्षेत्र देखें, क्योंकि जो हमारा अनौपचारिक कह सकते हैं, जो हमारा लेबर में भी होता है कि एक तरीके से जो काम किया जाता है, तो काम करने के लिए एक परमानेंट आपको मिल रहा है, एक जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ें नहीं है। तो एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वहाँ पे जो लेबर है उसको श्रम शक्ति के साथ सामाजिक सुरक्षा के नाम पे आज कुछ नहीं है। तो ये आज के गिग वर्कर की सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। ये तब भी हुआ करती थी, वो अलग रूप में थी। गोबर अलग अलग तरीके से शोषित वर्ग के ही दो प्रतीक हैं, दोनों के वचनों का एक तुलनात्मक संदर्भ द्रष्टव्य है। होरी कहता है कि कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा वो कर्ज नहीं ले, उसका वो पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला उसका नहीं छोड़ता। अगर संतोष था तो यही कि ये विपत्ति अकेली उसी के सर नहीं थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी गई गुजरी थी। देखिए, पिता पुत्र के बाद संवाद होता है। होरी खुद कहता है कि देखिए, मैं नहीं चाहता कर्ज लेना, लेकिन मैं पाई पाई चुका भी नहीं कि एक चुकाऊं, दूसरा गले में है फांस। और ये किसी होरी का सिर्फ नहीं है, संपूर्ण किसान वर्ग का है प्रतिनिधित्व करने वाला। गोबर अब शहर के मजदूरों की हालत बता रहा है कि गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर की मिल में नौकरी कर ली। दिन भर के बाद जब वो दिया जले घर लौटता है, उसके देह में जरा सा भी देह में उतना भी मेहनत नहीं रहता है। इतनी भीड़ में, कोलाहल में वो काम करता है, तूफानी शोर रहता है। मतलब जहाँ पे उद्योग में लगा है, जहाँ पे वहाँ का माहौल कह रहा कि वातावरण ऐसा है कि एक जो जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ नहीं है। कोलाहल है, उस तूफानी शोर के बीच वो एक तरीके से जैसे उसके सर पे बोझ सा लदा होता है। सब श्रमिकों की यही दशा थी। देखिए, अब यहाँ से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि जो चीज़ गोदान में दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ फौजीवाद और सामंतवाद का मुद्दा नहीं उठाना चाह रहे हैं प्रेमचंद जी, बल्कि उस समय समाज के कि गांव में भी एक व्यक्ति कितना मेहनत करा और गांव का वो पूरा समूह, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला बता रहा। ये मेरी खुद की इकलौती स्थिति नहीं है, ये सभी का है। वैसे ही मजदूरों के सभी वर्ग का प्रतिनिधि जो है गोबर, वो बता रहा है जब वो शाम को आता है, थके हारे आता है, इतनी कोलाहल है, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, तो उसको अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए सब श्रमिक जो भी है उनको ताड़ी या शराब का सेवन करना पड़ता है, ताकि उनकी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोया जा सके। तो इस तरीके से हमने समझ लिया यहाँ पे कि डूबता हुआ सामंतवाद, उभरता हुआ पूंजीवाद, साथ ही साथ अपने युग का तो प्रतिबिंब, आपने शीशा एक जैसे प्रतिबिंब होता अपने को देखना। आपने गोदान में सारे मुद्दे को देख लिया। प्रतिबिंब के तौर पे आपको एक पत्रकार महोदय का प्रतिबिंब या स्त्री चरित्र, दलित चेतना उभार पे कैसे आ गया है। होरी और गोबर के माध्यम से उन समय की समस्याओं को उजागर कर दिया गया। ये सभी चीज़ें दिखाई, और आगे की प्रसव पीड़ा की क्या यही स्थिति आगे जारी रहने वाली है, इन सारे मुद्दों पे हमने बात की। आगे का मुद्दा आता है कि क्या ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये कोरी यथार्थवाद है, सब कुछ सत्य है, कि इसमें कुछ आदर्श का मिलावट भी है। तो गोदान उपन्यास के बारे में कहने से पहले प्रेमचंद जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक उन्होंने काफ़ी उपन्यास और कहानियाँ लिखी। क्या शुरू से वो चरम यथार्थ की घटनाएं ही लिखते रहे हैं? चरम यथार्थ यानी कोई भी घटना को 100% सत्य के साथ उद्घाटित कर देना, उसमें कुछ भी छिपाना नहीं, यही होता है।
तो मूल प्रकृति में यथार्थवादी रचना के बारे में बताया गया है कि देखिए, उस समय पूंजीवाद, औद्योगिकरण, मध्य वर्ग के उदय जैसे तत्व के कारण जो है यथार्थवादी रचना तो आई ही। चाहे पश्चिम हो या भारत हो, दोनों ही स्थान पे आरंभिक उपन्यास में आदर्शवाद और रोमानियत दिखता था कि बाद में सब कुछ अंत में सब अंत भला तो सब भला वाली चीज़ें होती थी। लेकिन आरंभ में प्रेमचंद जो थे वो गांधी के आदर्शवाद से प्रभावित रहे, रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना करते रहे। किंतु गोदान में आकर यूँ लगता है कि आदर्शवाद में उनका विश्वास बिल्कुल खत्म सा हो गया है और उन्होंने यथार्थवाद को पूरी तरह से अपना लिया है। कि शुरू में वो गांधी जी के उसमें थे तो करते थे, लेकिन अंत तक वो बदलाव में आ गए हैं। उपन्यास में यथार्थवाद का मतलब यही है कि अपने जो पूर्वाग्रह हो और आस्था है, उन आस्थाओं से बचते हुए जो यथा स्थिति हो उसका यथा तत्व वर्णन हो, ना किसी यूटोपिया यानी कल्पना का निर्माण हो। और जॉर्ज लुकास इसके बारे में कहते हुए, एक महान यथार्थवादी लेखक की खासियत ये होती है कि वह अपने उन प्रबल से प्रबल पूर्वाग्रह और पवित्र से पवित्र प्रतीत होने वाली मान्यताओं से बड़ी निर्ममता पूर्वक छुट्टी पा लेने की कोशिश करता है, जो स्वयं उसकी कृतियों में चित्रित परिस्थितियों और चरित्र के स्वाभाविक कलात्मक विकास में बाधक बनते हैं। तो गोदान में यथार्थवाद की स्थिति किस तरीके से है, ये इस तरीके से देख सकते हैं कि यूँ तो जो यथार्थ की सभी रचनाओं में प्रेमचंद ने सच्चाई को तो उभारा ही उभारा है, लेकिन अंत में तो सब पे अक्सर देखते थे आदर्शवाद हावी ही हो जाता था। इसका मूल कारण वही था कि बुद्ध और गांधी और भारतीय परंपरा का उन पर विश्वास जो था दृढ़ था। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी उनको अच्छाई छिपी दिखती थी। उचित परिस्थितियां देकर उस अच्छाई को उभारा जा सकता है। इस मान्यता के आधार पर प्रेमचंद ने गोदान से पहले की अधिकांश रचनाओं में हृदय परिवर्तन के सूत्र से समाधान उपस्थित किया है। अब एक प्रेमचंद जी ने बताया कि मैंने ही कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन जो मैं आज लिखने जा रहा हूँ, ये जो जितने पहले लिखे गए हैं उन सबका अनुभव क्षेत्र लेकर ये विस्तारित रूप में गोदान तो जीवन के अंत में लिखा जा रहा है ना, 1936 में। जब वो निरंतर लिखते लिखते और समाज में कुछ बदलाव नहीं देख रहे हैं, तो उस कड़वी सच्चाई को इन्होंने इस प्रकार बयां किया कि मैंने देखो तमाम उपन्यास लिखा है, चाहे निर्मला हो, गबन हो, प्रेमाश्रम हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, काफ़ी लिखा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा है तो हमने प्रेमाश्रम भी लिखा है, वहाँ भी किसान की समस्या उठाई है, लेकिन वहाँ पे किसानों की समस्या से ज़्यादा यहाँ पे किसान की समस्या देखने में आएगी। वहाँ का जो मनोहर का चरित्र है वो गोबर जैसा ही विद्रोही है, लेकिन रचना के अंत में समाधान हमने हृदय परिवर्तन कर दिया। किसान जमींदार से कहता है अब आपको दया से लखनपुर में राम राज्य है। कर्म भूमि इनका है, तो इसमें भी किसान का आंदोलन कर्म भूमि में था, किंतु रचना के अंत में प्रेमचंद का आदर्शवाद आड़े आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ गोदान में नहीं होता। गोदान में जमींदार का शोषण प्रेमाश्रम से भी ज़्यादा है, किसानों की समस्याएं कर्म भूमि से भी ज़्यादा है, धर्म और समाज की समस्याएं प्रतिज्ञा, निर्मला और सेवा सदन से भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो सच्चाई है इसमें सब ओपन करके रख दिया है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। और उन सबसे ज़्यादा एक तरीके से पीड़ा इसी में है, रंगभूमि से भी ज़्यादा अधिक है। किंतु इसके बाद में ना तो राय साहब पिघलते, ना ही मिस्टर खन्ना के हृदय परिवर्तन होता है, ना ही शोषण तंत्र में कुछ भी समाप्त होने वाला नजर आता है। यह शोषण तंत्र इतना मजबूत है कि अदम्य जिजीविसा रखने वाले, जीवन भर संघर्ष करने वाले होरी भी अंततः इसके जाल में फंस कर वो दम तोड़ देता है। मतलब यही है कि जितना भी लिखा मैंने उसमें तो मैंने कुछ बदलाव की कल्पना की, लेकिन इसमें मैं बदलाव की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि होरी निरंतर अथक मेहनत करता रहा, फिर भी उसकी अदम्य जिजीविसा भी इसके सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति पिघला ही नहीं, चाहे वो मिस्टर खन्ना हो, चाहे राय साहब हो। इसी के बारे में नारायण साही ने कहा भी है कि गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश तो की है। और निर्मल वर्मा ने कहा है कि गोदान में भारतीय किसान का वो अंधकार में यानी मेलाकोलिक भविष्य चित्रित हुआ। तो देखिए यहाँ पे निर्मल वर्मा का भी कथन है, नारायण साही का, कि अभी तक तो मान लीजिए प्रेमचंद जी जो है कहीं पे भी जो है उन्होंने ये कल्पना की कि चलो यूटोपिया ही सही, लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा, पर अभी उनकी प्रकाश अभ्यस्त आंखें ये देखिए कि नहीं, जिनका शोषण हो रहा है वो निरंतर अन्याय की जाल से निकल नहीं पा रहे, वो निरंतर वही शोषण में बने हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और न्याय नहीं हो रहा है तो उस बात को सबके सामने रखना है
तो विजय देव नारायण शाही ने वही चीज़ें कही हैं कि प्रेमचंद की अब प्रकाश अभ्यस्था की हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश की और देख भी पाई। निर्मल वर्मा भी, उन्होंने भी यही कहा है। तो गोदान में यथार्थवाद की उपस्थिति उसके आरंभिक, अब देखिए गोदान में यथार्थ यानी चरम यथार्थ सत्य कहाँ से आपको पता चलेगा, जब गोदान उपन्यास बिल्कुल आप शुरू करेंगे तो होरी और धनिया के बीच संवाद होता है। उस समय आप उनकी दयनीय स्थिति जो उनके शब्दों में बया हुआ है तब देख सकते हैं। और एक समय ये आता है जब होरी जो है मृत्यु की स्थिति में रहता है, तब धनिया से जो उसका संवाद स्थापित होता है, वो दोनों ही इतना मार्मिक संवाद होता है कि आप उसकी बयां नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना दर्द है। कैसे कि होरी कहता है आरंभिक समय में कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है होरी ये चीज़ धनिया से कहता है। फिर दूसरी चीज़, होरी धनिया के 3 लड़के थे और वो 3 लड़के दवा के अभाव में मर चुके हैं और धनिया का मन आज भी कहता है कि यदि उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेली की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उनका मन बार बार विद्रोह करता था कि जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी नहीं मिले उसके लिए उतनी खुशामद क्यों करे। इतनी कठिन परिस्थितियों में होरी की एक ही छोटी सी लालसा है। अंत में ये बता रहे हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियां होने के बाद एक छोटी सी लालसा थी, गाय की लालसा। प्रेमचंद बताते हैं कि यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ा साध था। और अंत में जाते जाते गौदान के माध्यम से कि एक ब्राह्मण जो पैसे था थोड़ा बहुत वो भी ले लिया और अंततः ना होरी अपने कर्ज से उबर पाया और ना ही उसकी ये स्वप्न जो लालसा थी जीवन पर्यंत मेहनत करने वाले को भी ये चीज़ नहीं मिली। तो ये आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्थिति होगी उस समय, किस स्थिति को बयां कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि से कथा की शुरुआत करने वाले होरी जीवन भर कठिन संघर्ष करता है, किंतु तब भी उसे वो सब हासिल नहीं होता जो नैतिक रूप से उसे मिलना चाहिए था। उपन्यास के अंत से कुछ पहले वह पराजय बोध से भर जाता है। अब देखिए उपन्यास के अंत होने से पहले वो कुछ समय पराजय बोध से क्यों भर जाता है। एक व्यक्ति जो लगातार अपना मेहनत कर रहा है वो क्यों पराजय बोध से कि मैं पराजित हुआ हूँ, क्योंकि होरी की जो दशा है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, मगर वह अब उस अंतिम दशा में पहुंच गया जहां उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रह गया था, यहाँ तक कि जब वो उसे धोखा भी नहीं रह गया था कि झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नज़र नहीं आती। कि पहले तो झूठी उम्मीद के तले पलता था, अब वो भी नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद वो फिर लड़ना शुरू करता है और हीरा तथा गोबर से पुनर्मिलन यानी अपने भाई से और अपने बेटे से मिलता है, फिर भी आशावादी होकर बात करता है। यही तो विडंबना है कि फिर भी वो हंसता रहता है, इतने दुख को अपने छिपाए हुए फिर भी वो हंसता रहता है। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाएगा तो दूसरी ज़िंदगी मिल जाएगी। ये है उम्मीद, जहाँ उम्मीद टटोले ना टटोले मिले वो चीज़ उम्मीद मिल रही है होरी की इन बातों से जो परिवार को बांधे हैं। पर इन सभी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बावजूद गोदान का अंत वह नहीं होता जो होरी चाहता है। होरी क्या चाहता है, उसकी लालसा पूरी हो, वो जीवन में ऋण से छुटकारा पा जाए, वो ब्राह्मणों का तिनका तिनका चुका दे। लेकिन नहीं, कारण ये है कि शोषण की व्यवस्था इतनी जटिल थी, या उस समय कह सकते हैं इतनी मजबूत थी कि होरी जैसा किसान उसके सामने लाचार होकर दम तोड़ने को मजबूर है। सूदखोरों की व्यवस्था को स्वीकारते हुए रास्ता निकालना चाहता है, किंतु समझ नहीं पाता कि इन सभी स्थितियों से वो विद्रोह किए बिना एकमात्र रास्ता उसकी या किसी आम किसान की मौत है। उपन्यास का अंत भी बेहद त्रासक प्रभाव पैदा करता है। होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे, रो मत धनिया, अब तक जिलाई है। मतलब धनिया को कह रहा है कि जब होरी ये मरने के समय अपने बिस्तर पे है तब वो धनिया अपनी पत्नी से कहता है, और यही इस उपन्यास की बेहद त्रासद स्थिति भी बयां करती है। होरी कहता है, मेरी कहा सुनी माफ़ करना, अपनी पत्नी से कहता है, मेरी कहा सुनी माफ़ करना धनिया, जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए भी। अब देखिए यही है विडंबना कि जो हमारे पास पैसे मेरे मरने के बाद भी जो रुपए हैं वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहडंबर इतना प्रचलित है कि जिस व्यक्ति को खाने भर के पैसे नहीं है उसको जो भी पैसे वो क्रियाक्रम में जाएंगे। तो रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, क्यों इस दुनिया में मुझे जिलाना चाहती है, सब दुर्दशा तो हो गई, अब तो मरने दे, मतलब चैन से अब तो मरने दे। इस बिंदु पर धनिया की स्थिति वैसी ही जैसे अपने तीनों लड़कों की मौत के समय वो बेसहाय थी। प्रेमचंद धनिया की मना स्थिति इस प्रकार बता रहे हैं, मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मृत्यु हुई छाया को पकड़े थी, आंखों से उसके आंसू गिरे रहे थे। क्या करे,
पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर वो डॉक्टर बुला लेती। यही वो बिंदु है जहाँ प्रेमचंद आदर्श उन्मुख उनका यथार्थवाद था, उसका अतिक्रमण करते हैं और यथार्थवाद पर पहुंच जाते हैं। होरी की मृत्यु हिंदी उपन्यास परंपरा में सामाजिक यथार्थवाद के पूर्ण स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण संकेत देता है। इसलिए कहा जाता है कि क्या गोदान वाकई में सचमुच यथार्थवादी रचना है। तो समानतः गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। उसमें जिस तरह से होरी और अन्य किसानों की जिंदगी के कठोर संघर्ष को दिखाया गया वो पूरी तरह से यथार्थ है। शहर के मजदूरों की ज़िंदगी भी यथार्थ का प्रतिनिधित्व ही करती है। इनके अलावा महिला हैं, दलित हैं, गरीब हैं, वंचित वर्ग है, सभी की वंचना के शिकार हुए सच बयां करती है। इतना होने पर भी गोदान में यथार्थवाद निरापद नहीं है। ये ठीक एक उपन्यास की अधिकाधिक कथा, होरी की कथा, अपने त्रासद अंत के कारण यथार्थवादी रुझान को प्रदर्शित करती है, किंतु रचना में कई स्थानों पर प्रेमचंद का आदर्शवाद जो है वो उसकी झलक देखने को मिली है। जैसे ये आदर्शवाद की झलक हमको देखने को मिली, जैसे मिस मालती का हृदय परिवर्तन प्रेमचंद के मानवतावादी आदर्श का परिणाम है कि जैसे जो प्रेम होता है मालती मेहता का, तो एक समय आप देखते हैं मिस मालती जो पहले कैसी तितली जैसी थी, जिसको सिर्फ पैसे ही पैसे से मतलब था, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन आया, समाज के प्रति कर्तव्य बोध उसके अंदर जगा। तो मिस मालती का हृदय परिवर्तन प्रेमचंद जी के द्वारा दिखाया गया कि जैसे मानवतावादी आदर्श को दिखाया गया। ऐसे ही एक चीज़ देखिए कि आप माता दीन को देखते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ धार्मिक रूढ़ी, जैसे सिलिया के साथ अच्छा व्यवहार ना होना सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, जात की वजह से, उस धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ देना आदर्श से प्रेरित। और गोबर का हृदय परिवर्तन संयुक्त परिवार के मूल्यों को लेकर। मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन होता है, अपनी पत्नी गोविंदी को उतना नहीं मानते हैं क्योंकि परिवार के मूल्यों की प्रतिष्ठा समझ में आती है। किंतु इन सभी अपवादों से गोदान का यथार्थवाद तो कमजोर नहीं हुआ, यानी थोड़ा बहुत प्रसंग में आधिकारिक कथा के संरचनात्मक विकास में व्यवधान उपस्थित नहीं है, सब करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। पारिवारिक सामाजिक संरचना, लोगों के प्रति प्रेम, मानवता, इन सब चीज़ों को कंटेस्ट को रखा है प्रेमचंद जी ने, लेकिन जो कड़वी सच्चाई समाज की है उसको 1% भी उन्होंने कम नहीं किया, सब के सब सामने रख दिए हैं। तो क्या कहें हम, गोदान का यथार्थवादी समाजवादी या मार्क्सवादी यथार्थवादी है? तो देखिए मार्क्सवाद की जब बात आती है कि क्या गोदान का जो यथार्थवाद सच्चाई है मार्क्सवाद से प्रेरित है या समाजवाद या कैसा है? समाजवाद मतलब हर एक चीज़ को हम समाजवादी दृश्य, कल्याणकारी दृश्य देखते हैं, लेकिन मार्क्सवाद के केंद्र में जो होता है वो शोषण शोषक के बीच में जो लड़ाई होता है, जो संघर्ष होता है, उसको लेके सब होता है। तो कुछ समीक्षक दावा करते हैं गोदान का जो यथार्थवाद है समाजवादी यथार्थवाद है। तो वो क्यों कहते हैं कि समाजवादी यथार्थवाद है? उनके अनुसार इसका प्रमाण है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ, ये 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता भी प्रेमचंद जी ने की थी। तो ये कहा कि स्थापना हुआ था, उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, और उसी साल जो है ये उपन्यास भी रचा गया। स्पष्ट है कि उस समय प्रेमचंद जी जो थे वो गांधीवादी नज़रिए से मुक्त होकर समाजवादी नज़रिए से सोचने लगे थे। कुछ हद तक ये बात सही भी प्रतीत होती, क्योंकि गोदान में कई समस्याओं का समझाने का नज़रिया भी समाजवाद से प्रेरित लगता है। होरी की मूल समस्या देखिए आर्थिक है, जो मार्क्सवादी चिंतन से असुसंगत है। धर्म और बिरादरी उसके शोषण के ही उपकरण हैं, जिन्हें मार्क्सवादी विचारक मिथ्या। तो फिर ये मार्क्सवाद कैसे हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है कि जो मार्क्सवादी चिंतन से सुसंगत तो है, लेकिन जात बिरादरी उसके शोषण के ही उपकरण हैं, जिन्हें मार्क्सवादी विचारक मिथ्या मानते हैं। मार्क्सवादी ये नहीं मानते कोई जाति बिरादरी होता है और ये सब चीज़ें। शहर में खन्ना जैसे बुर्जुआ यानी उच्च वर्ग चरित्र केवल स्पेकुलेशन से लखपति हो जाना है, जिनका जबकि उनकी फैक्ट्री के जो मजदूर हैं दिन रात दिहाड़ी भी करते हैं, विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में अलगाव है, आत्मनिर्वासन का भाव है, वो उससे जूझ रहे हैं। ओंकार नाथ जैसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी बोझी के हाथों बिक रहे हैं। गोविंदी जैसे जो चरित्र हैं धर्म और परिवार के आदर्शवादी मूल्यों के कारण निरंतर वंचित हो रहे हैं, और फैक्ट्री के मजदूर ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल भी की। ये सारी बातें मार्क्सवाद को सिद्ध करती प्रतीत होती हैं। कुछ विद्वान तो यहाँ तक ही कहते हैं कि अंत में मेहता और मालती का विवाह ना करना भी, मतलब ये भी थोड़ा सा आया है इसमें डिस्कशन कि अंत में जो मेहता और मालती जो है विवाह नहीं करते हैं तो लिविंग इन रिलेशन का प्रमाण देखता है, जिसे मार्क्सवादी विचारक साम्यवादी अवस्था में विवाह अवस्था के स्थान पर स्वीकारते हैं। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवाद स्थूल रूप में नहीं, आर्थिक जीवन की समस्याएं और किसान का शोषण प्रेमाश्रम तथा कर्मभूमि में भी जो था, जब प्रगतिवाद अस्तित्व में नहीं था, विवाह के स्थान पर मानवतावादी दृष्टिकोण से जीवन जीने का प्रसंग
और महाजनी सभ्यता के दुष्परिणाम जैसे प्रसंग रंगभूमि में भी नजर आते हैं। फिर गोदान में साम्यवाद के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क जो है वो राय साहब ने दिया है। कैसे? साम्यवाद के बारे में मजबूत तर्क राय साहब ने कैसे दिया है? उन्होंने कहा है कि जो कि स्वयं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार शोषक वर्ग से जुड़े हों, मजदूर को हड़ताल का जितना भयानक परिणाम मिलता है वह मार्क्सवाद के एकदम विरुद्ध है। गोबर का कुछ धन कमाते ही सुदकोर हो जाना वर्ग चेतना के अभाव का लक्षण है। मालती का विवाह न करना आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित है, जो कि मार्क्सवाद की भौतिकवादी विचारधारा के विपरीत है। इसलिए सही बात यही कि समाजवाद के थोड़े बहुत मूल्य गोदान में चाहे उपस्थित हो, पर ये नहीं कह सकते कि ये पूरी रचना, आप कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की एक अविकल प्रस्तुति नहीं है। कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद का भी अतिक्रमण हुआ है, तो मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि मार्क्सवादी एक चेतना जागरूक जो हो जाता है, मतलब चेतनशील अवस्था में जो अपने हक की मांग करते हैं। अब उसमें कौन सा रास्ता अपना रहे हैं वो चीज़ नहीं है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। और इसमें कुछ चीज़ों से ये थोड़ा सा किया भी है कि गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव आप कहाँ तक देखते हैं। तो ये चीज़ है कि भारतीय राजनीति में समाजवाद ठोस विकल्प के रूप में 36 में तो उभर ही रहा था कि यही होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिए तो साहित्य में छायावाद का स्थान प्रगतिवाद ले रहा था। और इसी वर्ष जो है मैंने बताया प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। इसी वर्ष मुल्क राजा आनंद तथा सज्जाद जाहिर के नेतृत्व में ये बना था और पहला सम्मेलन इनका आयोजित भी हुआ था। प्रेमचंद ने अध्यक्षता भी की थी। अंतिम दौर में वे गांधीवादी प्रभाव से मुक्त हो रहे थे तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव उन पर बढ़ रहा था। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवाद के मूल्य तो दिखते ही हैं, किंतु मार्क्सवादी विचारधारा का यांत्रिक प्रयोग करने से प्रेमचंद बचे हैं। देखिए, मार्क्सवाद की धारणा कहती है आर्थिक समानता तथा वितरण मूलक न्याय। जब तक किसी समाज में विद्यमान नहीं होगा, क्या चीज़ विद्यमान नहीं होगा? एक आर्थिक समानता विद्यमान नहीं होगा किसी भी समाज में। जब तक आर्थिक समानता विद्यमान नहीं होगा, वितरण मूलक न्याय जब तक किसी समाज में विद्यमान ना हो, तब तक उसे मानवीय समाज नहीं माना जा सकता। प्रेमचंद ने न सिर्फ आर्थिक समानता के आदर्शों को स्थापित किया, बल्कि शोषण व दमन पर साफ साफ चोट करता है। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब तक मोटा होता है। मतलब इन्होंने देखी एक चीज़ बहुत ही कि मार्क्सवाद की धारणा तो आर्थिक समानता और वितरण मूलक न्याय की है। मानवीय समाज में ये माना गया है कि प्रेमचंद ने सिर्फ आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित किया, बल्कि शोषण व दमन पर साफ साफ चोट भी की है। तो इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे में मोटेपन का क्या सुख है? सुख तो तब है जबकि जितने भी लोग हो सब मोटे हों। इसी प्रकार गरीब वर्ग के प्रति विषमता के बारे में भी व्यवहार में है कि प्रेमचंद ने आक्रोश भी व्यक्त किया है। भोला होरी से कहता है कि कौन कहता हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ है? आदमी वो है जिसके पास अख्तियार इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। मार्क्सवाद की स्पष्ट मान्यता है कि धर्म तथा अन्य विचारधाराएं मिथ्या चेतना के ही विविध रोग हैं, जो शोषण प्रक्रिया को वैधता तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। होरी उस वंचित वर्ग का प्रतीक है जो धर्म, मर्यादा और विरादरी की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाता और अपने शोषण को वैध समझता है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है। देखिए, मार्क्सवाद की स्पष्ट मान्यता कि धर्म तथा अन्य विचारधाराएं मिथ्या चेतना के ही विविध रूप हैं। शोषण की प्रक्रिया को वैधता तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि शोषित जो है, शोषक यानी जो चूसने वाला है, आपको नष्ट करने वाला है, वही एक मानदंड बना देता है। और अगर आप उसके मानदंड पे खरे नहीं उतरते, क्योंकि वैधता वही प्रदान करता है। होरी उसी वंचित वर्ग का प्रतीक है जो धर्म, मर्यादा और बिरादरी की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाता है और अपने शोषण को वैध समझता है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जो इन मिथ्या चेतनाओं के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आता। होरी की मानसिकता है कि होरी के पेट में, अब देखिए, होरी की मानसिकता है कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए उसकी एक पाई भी दब गई तो वो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति कैसे है कि एक भी रुपए वो दबा नहीं सकता है। और गोबर का दृष्टिकोण है या पाप धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना ही पड़ता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। तर्क देखिए कितना सॉलिड है दोनों का। फिर मार्क्सवाद के अनुसार ये कहते हैं कि मार्क्सवाद जो कह रहा है कि राज्य एक कृत्रिम उपकरण है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने शोषण की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया है। यानी जो मार्क्सवाद है
ये जो भी मार्क्सवादी कृत्रिमता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है ही नहीं, ये सब आर्टिफिशियल लोगों ने बनाया है। क्यों? क्योंकि आपका उसको शोषण करना है और वो आपके लिए मानदंड बनाया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला मेरा शोषण कर रहा है, मैं इसके मानदंड पे क्यों खरा उतरूँ, तो होरी कब का एक तरीके से आज़ाद हो जाता है इन सब चीज़ों से। जो चीज़ गोबर उसको लगातार समझाता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम उपकरण है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने शोषण की प्रक्रिया को अस्थायित्व देने के लिए किया है। और नौ मार्क्सवादी हैं, न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं, उसमें एंटोनियो ग्रेमिशो और लुई अल्थूजर ने इस चीज़ को विशेष रूप से राज्य की दमनकारी भूमिका का विश्लेषण किया है। गोदान में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि सत्ता तंत्र किस प्रकार गरीब व्यक्ति का दमन करता है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, राम सेवक खुद कहता है कि यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना है और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट ना भरे तो निवाह ना हो, थानेदार और जो कांस्टेबल तो जैसे उनके दामाद जैसे। आगे कहते हैं कि मार्क्सवाद के बारे में ये भी देखिए, मार्क्सवाद लोकतंत्र की धारणा का भी समर्थन नहीं करता। मार्क्सवाद जो है लोकतंत्र जो होता है उसका भी समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि लोकतंत्र को बेसिकली क्या कहा गया था, एक तरीके से धनतंत्र। मार्क्सवाद नहीं समर्थन करता धनतंत्र का। अगर लोकतंत्र धनतंत्र है तो वो क्यों समर्थन करे? वो कहता है कि लोकतंत्र का उदारवादी ढांचा ऐसी निर्वाचन प्रणाली पर टिका है कि धनी वर्ग के सदस्य ही चुनाव लड़ पाते, जो कि पहले ही आगे हो गया था। लेनिन ने ये बात कही है कि उदार लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें निम्न तबका भी मतदान के माध्यम से चुना जाए। वह अगले कुछ वर्षों तक उच्च वर्ग के किन्हीं प्रतिनिधियों के हाथों शोषित होना चाहेगा नहीं, लेकिन उसको ये अवसर नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र के प्रति प्रेमचंद को भी संभवतः यही दृष्टि दिखती है, क्योंकि मिर्जा खुर्शीद लोकतंत्र के धनतंत्रीय स्वरूप को तो पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि जिस गलत फहमी में आप जी रहे हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया और हम ही लोग हैं, मूलतः अगर देखा जाए तो ये जनता के द्वारा ही शासन संचालित हो रहा है, नहीं धन के द्वारा शासन संचालित हो रहा है, क्योंकि धन तंत्र ही ये निर्धारित कर रहा है कि आप सभी का प्रतिनिधि कौन होगा। और जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं है। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास है रुपए। तो ये जो रुपए की बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमचंद ने गोदान की शहरी कथा में कुछ विशेष तत्व प्रस्तुत किए जिनका संबंध मार्क्सवाद से दिखता है। औद्योगिक प्रणाली में भी अगर आप देखें तो पूंजीपति चाहे जितना लाभ कमाए, मजदूरों की स्थिति अत्यंत त्रासदी है। मजदूर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ विशेषीकरण, यांत्रिकता, खतरनाक कार्यदशा, भावनात्मक संबंध का अभाव, मजदूर खुद से ही अजनबी या आत्मनिर्वासित महसूस करते हैं। प्रेमचंद ने इस अलगाव का चित्रण बेहद मार्मिक ढंग से किया है, क्योंकि जो गोबर है उसकी हालत व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ देह की उतनी मेहनत ना होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफान में वो काम करता है, बोझ सा लदा महसूस होता है। सब श्रमिकों की यही दशा थी, सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान को दूर करते थे। प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं से एक निश्चित दूरी बनाए रखी है, जिसकी वजह से कुछ समीक्षक गोदान को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास मानने से इनकार करते हैं। वस्तुतः इसके पीछे मूल कारण ये भी है कि स्वाधीनता संग्राम का जो वर्गीय स्वरूप है, तत्कालीन नेतृत्व वर्ग जनसाधारण के बीच से उभर कर नहीं बल्कि अपनी उच्च वर्गीय स्थिति का लाभ उठाकर आगे बढ़ा था। इसमें भी देखिए, अगर किसी ने ये आरोप लगा दिया कि प्रेमचंद जी स्वाधीनता संग्राम जो तत्कालीन समय में चल रहा था उससे दूरी बनाए हैं, तो उस चीज़ को प्रेमचंद जी ने ये भी कहा है कि उपन्यास जो है बेसिकली हमारा ये है कि उस समय कुछ जो उच्च वर्ग के लोग थे, उसने जो अगर जो कह रहे हैं कि हम स्वाधीनता संग्राम में वाकई में शामिल हैं, तो कुछ उच्च वर्ग के लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति का फ़ायदा उठाए हैं और इस वर्ग की कोशिश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से अपने वर्गीय हित को साधना है, सुरक्षित करना है, और मैं तो ऐसा करने बैठा नहीं हूँ। ऐसे में प्रेमचंद ने उपन्यास के कई संदर्भों में स्वाधीनता संग्राम की स्थितियों को मार्क्सवादी निगाह से विश्लेषित किया है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले थे, 2 बार जेल ही आए थे, किसी से दबना नहीं जानते थे, खद्दर ना पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। धनिया, ये तो देखिए धनिया क्या कह रही हैं कि इनको स्वाधीनता संग्राम के जो उस समय पुरजोर समर्थन वाले दिखते थे, धनिया उनको कहती थी ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, जैसा भी हो गरीबों को लूटे, उस पर सुराज चाहिए। तो देखिए उस समय सुराज का नारा
तो उन पे इनको सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज नहीं मिलता, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। यानी एक गरीब अगर त्रस्त है आपके इसमें, तो उसको कैसे वो कल्पना कर सकता कि आज़ादी मिल भी जाए तो तुम लोगों से, और जो इतने निम्न वर्ग टाइप में सोच वाले हैं, मतलब सोच से निम्न, तो उनसे कैसे इनको, जो वंचित वर्ग है उनको कैसे मिल जाएगा। तो धनिया का बात यहाँ बिल्कुल प्रासंगिक है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा, आप स्वराज की मांग करें हो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने से ही अपने नहीं समझ रहे हो लोगों को। तो गोदान में इस चीज़ को पत्रकार महोदय के ओंकार नाथ के माध्यम से भी दिखाया गया कि इस माध्यम से पूंजीवादी समाज में मीडिया की स्थिति समीक्षा की गई। मार्क्सवादी की मान्यता कि यदि संचार माध्यम आर्थिक दबाव या प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करते तो उनके द्वारा उच्च वर्गीय हितों के पोषित होने की संभावना जो होती है वो प्रबल हो जाती है। ओंकारनाथ वैचारिक स्वतंत्रता के घोषित समर्थक हैं, किंतु लालच के सामने वैचारिक स्वतंत्रता कैसे दम तोड़ देती ये उनके माध्यम से दिखाया गया है। ओंकारनाथ, मैंने भी सोचा है कि इनके ठीक हो जाने से देश से अन्याय मिटा नहीं जाता, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूँ। वही चीज़ जो पहले पढ़ा था कि वो भी अपनी बात को प्रमाणित कर देते हैं। तो इस तरीके से गोदान में मार्क्सवादी मूल्यों का प्रभाव तो पर्याप्त दिखता है, किंतु प्रेमचंद जो हैं वो विचारधारा की यांत्रिकता से बचे। उन्होंने मजदूरों की हड़ताल दिखाई, जिसे देखकर कुछ प्रगतिवादी आलोचक इसे मार्क्सवाद का ठोस प्रमाण कह बैठते हैं, लेकिन उनका बेसिकली ये मतलब था कि हमें सभी वर्गों की समस्याओं को उजागर करना है और कोई विशेष, चाहे वो यथार्थवादी हो मार्क्सवादी, क्योंकि सबका मिला जुला स्वरूप है। तो यहाँ भी वो यथार्थ का, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। जब मजदूरों की हड़ताल जारी है पर अब उसमें मिल मालिकों का कोई विशेष हानि नहीं हो रहा है, नए आदमी कम वेतन पे। अब देखिए एक समस्या ऐसी भी है कि कुछ लोग हड़ताल पे बैठ गए हो, लेकिन साथ ही साथ ये है कि उनका घाटा ही है, क्योंकि वो जो हड़ताल पे बैठे हैं तो उनको मिल मालिक छोड़ दे रहे हैं और कम वेतन पे जो उस समय तैयार हैं उनको ले रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है बेकारी की स्थिति में कि लोग कम से कम दाम पे भी करने को तैयार है। अगर ये सारे लोग बैठ जाए कि मैं कोई ही नहीं करूँगा फैक्ट्री में काम, तब तो मिल मालिकों को झुकना ही पड़ेगा। पर वही समाज में उस समय फिर एकजुटता का अभाव हो जाता है कि अन्याय के खिलाफ कितने लोग लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से गोदान में सामंती, पूंजीवादी, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। आगे जो होगा महाकाव्यात्मक उपन्यास और जितने भी इसके शीर्षक से संबंधित चीज़ें होंगी उनको क्रमशः हम लोग देखेंगे। होपफुली अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस तरीके से हम लोग अच्छे से इस चीज़ को क्रम से लेके चल पाएंगे। बाकी जो भी होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उत्साहवर्धन से ये होता है कि आपको दुगनी ताकत मिलती है और आप ही बहुत ही निस्वार्थ भाव से उतनी ही तत्परता से अपने काम में लग जाते हैं। धन्यवाद।